नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। सियासी बवाल लखीमपुर खीरी को लेकर के सियासत का दौर लगातार जारी है और तमाम नेता यहां पहुंचने की होड़ में राहुल गांधी भी आज यहां जाने वाले हैं। कांग्रेस ने योगी सरकार से राहुल के लखीमपुर खीरी जाने को लेकर के अनुमति भी मांगी थी। हालांकि जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार ने राहुल और उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी दौरे पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के बीच बवाल हो गया था। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगे थे। मामले में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। अभी यहाँ पर धारा 144 लागू है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की अगुवाई में लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने लिखा कि यूपी में और पश्चिम बंगाल के नेताओं को वहां जाने दिया गया, लेकिन कांग्रेस को जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक प्रियंका के साथ 10 अन्य लोगों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जिन लोगों पर केस दर्ज हुआ है उनमें कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा और अजय कुमार लल्लू भी शामिल हैं। तो आपको बता दें कि सीधी तौर पर लखीमपुर खीरी का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। खासकर कल से आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबसे पहले वहां जाने का प्रयास किया था। वो हिरासत में ली गई तो उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप एक और अहम चीज़ इसमें समझिए, यहाँ पर स्थिति कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि वो अड़ चुकी हैं। उन्होंने कह दिया है कि मैं लखीमपुर खीरी ज़रूर जाऊँगी, पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलूंगी और तब ही मैं वापस आऊँगी। उन्हीं का समर्थन लगातार पहले ट्विटर के माध्यम से राहुल गांधी करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब राहुल गांधी जो है लखीमपुर खीरी जाने को लेकर के लगातार उन्होंने पत्र लिखा सरकार को और मांग की कि उन्हें लखीमपुर खीरी 5 प्रतिनिधिमंडलों के साथ जाने दिया जाए, जिसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गई। और अब वो सीतापुर भी जाने के उनके कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज वो यकीनन सरकार के ऊपर सीधा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार सरकार ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि लखीमपुर खीरी में इस समय धारा 144 लागू है, यानी कि 5 लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट राहुल आनंद जुड़ चुके हैं, उनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। राहुल आनंद जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे में लखीमपुर खीरी जाने की मांग की जा रही है। प्रियंका गांधी ने भी कल हिरासत के बाद गिरफ्तारी उनकी हुई है शांति भंग को लेकर के, उन्होंने सीधे तौर पर इस पर पहले तो ऐतराज जाहिर किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आवाज दबा देने से सच नहीं दब जाएगा। राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे थे। वेणुगोपाल की तरफ से पत्र लिखा गया सरकार को और ये अनुमति मांगी गई कि प्रतिनिधिमंडल के साथ राहुल गांधी लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी भी कह चुकी है कि जब तक पीड़ित परिवार से मुलाकात नहीं होगी वो वापस नहीं जाने वाली हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जो स्थिति वहां पे प्रकट की गई है और जो दृश्य दिखाया जा रहा है और मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो तथ्य जो सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो राजनीतिक दलें हैं, जो खास करके जो विपक्ष है हमारा, वो अनियंत्रित राजनीति कर रहा है। जब सरकार ने धारा 144 लागू कर रखी है और माहौल बिगड़ने से रोकने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है और जिसको जाने की अनुमति भी प्रदान नहीं की गई है, उस पे अगर कोई जोर जबरदस्ती जाता है तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए और शांति भंग ना हो, अगर ऐसी कोई संभावना दिखती है कानून को, तो वो उनको गिरफ्तारी कर सकता है और उनको रोक सकता है। इसी का परिचय और जो जिद्दी राजनीति होती है, ये जिद्दी राजनीति का परिचय देने का कार्य किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से और प्रियंका गांधी जी के भी तरफ से। ये तथ्य से नकारा नहीं जा सकता है कि वहां 8 लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन जो 4 लोग मरे हैं और जो 4 लोगों को मार दिया गया, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल हुए हैं, उस पत्रकार की क्या गलती थी, वो 4 कार्यकर्ताओं की क्या गलती थी। जिस प्रकार से जो वीडियो भी वायरल किया गया है, अगर उस वीडियो की तह को भी देखा जाए तो गाड़ी की शीशे पहले से टूटे हुए हैं। सॉरी, सरकार को और जहां पे ये घटना घटी है उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ताकि जो रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राहुल आनंद जी, धारा 144 का मतलब होता है कि 5 लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते।
लेकिन राहुल गांधी अगर अकेले जाना चाहें या प्रियंका गांधी अकेले जाना चाहें मुलाकात करने, तो क्या अनुमति देंगे आप उन्हें? क्योंकि अभी तक तो प्रतिनिधि मंडल की बात कही जा रही थी, अगर बिना प्रतिनिधि मंडल के जाना चाहें तो? देखिए, जो आप बात कर रही हैं कि बिना प्रतिनिधि मंडल के जाने के लिए, तो जब वो जाएंगे तो उनके साथ निश्चय ही लोग चले जाएंगे और उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी चांद चौकन होगी कि वहां भीड़ लगनी लाजमी है। ये कह पाना मुश्किल है कि वहां भीड़ नहीं लगेगी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र करिए, जल्दी ही सरकार नियंत्रण को कंट्रोल कर लेती है। और ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने की जो बात हो रही है, ये जो अनियंत्रित राजनीति कर जो अपने को भुनाने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो पीठ थपथपाने का काम किया गया है, ये इन्हीं के माध्यम से किया गया है। क्योंकि कांग्रेस भी एक्सपोज हो चुकी, क्योंकि जब उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इस बातों को जिक्र किया था, इस आंदोलन को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये मंशा जरूर दिखाती है कि इनको एक मौका मिल रहा है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और खास करके किसान के भीड़ में, जहां वो जो भीड़ थी, जो एक नियंत्रण, जो एक किसान जो अन्नदाता का जो परिचय होता है, वो खेती कर अपनी गुजारा करते हैं, उनको लाठी डंडे और गुंडे बनाने का काम किया गया है इनके माध्यम से। धर्मेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो काफी गंभीर आरोप आपके ऊपर लगा रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है और किसानों के हाथ में जो डंडे हैं उसके लिए जिम्मेदारी है, उसने आपको बता दिया। नेता प्रियंका गांधी वो शांतिपूर्ण ढंग से ही जा रही थी। वो जो धारा 144 की है लोगों के साथ जा रही थी, तब उनको सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया। ये प्रक्रिया है कि पीड़ित के पास जाके मिल पाए, जो नेता मिल पाए, ये कहाँ की प्रक्रिया है? 144 धारा लागू है धर्मेंद्र जी वहाँ पर, इसलिए इतने बड़े काफिले के साथ तो नहीं जा सकती, ये तो कानूनी प्रतिबंध है। जी धारा 144 तो लखनऊ में है। कल प्रधानमंत्री जी आके यहाँ पर प्रोग्राम करके गए। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो है बाहर तक नहीं निकलने दिया गया एयरपोर्ट से। ये कहाँ की ना है? वो आते, पीसीसी जाते, कांग्रेस नेताओं से मिलते, कार्यकर्ताओं से मिलते, यहाँ के वो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ तानाशाही करने के इरादे से सब कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री सिर्फ तानाशाही रवैया अपना रखे हैं कि जो भी आवाज उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। राहुल गांधी जो प्रवक्ता बैठे हैं पैनलिस्ट में, उनको सारे तथ्यों का बोध है, और खास करके जो ये मनगढ़ंत बातें जो बता रहे हैं कि 144 लागू की गई थी, तो आप दो तरह से पक्षों को देखिए। 144 लागू वहां की जाती है जहां पे अव्यवस्था और अशांति का माहौल है, और जहां तक लखनऊ की बात है, तो लखनऊ में धारा 144 लागू नहीं है, लखीमपुर की तरफ लागू है। तो जो देश, एक कहावत है ना, सोच मस्ट बी गोज ऑन, तो वो हमारा देश में जो महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए वो हमारा चल रहा है। लेकिन इनके जो मुख्यमंत्री आए, बघेल जी आए, चाहे राहुल गांधी जी आए या कोई भी अन्य नेता जाए, वो आज तक कहीं भी धरना प्रदर्शन पे गए हैं, हमने कभी नहीं रोका है। लेकिन अगर शांति भंग कर अगर उसको गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर वो अपना फायदा और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मंशा रख कर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये राज्य सरकार के ये जवाबदेही बनती है कि वो उनको रोके, बाय हुक या बाय क्रुक। जबकि उनसे निवेदन किया गया है, और प्रियंका गांधी जी का वीडियो आप देखिए, जिससे प्रियंका गांधी जी वो पीड़ित के पास नहीं जा रही है, वो वहां के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रही है कि तुम रोक कैसे सकते हो, तुम कर कैसे सकते हो। लेकिन ये जो एक बड़ा व्यक्ति होता है, जो वीवीआईपी पर्सन होते हैं, ये किसी भी व्यक्ति का एक लीगल राइट है। आप इस बात को बहुत बखूबी समझते हैं कि अगर कोई भी किसी को हिरासत में ले रहा है, हिरासत में लेने का मतलब है कि उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है, आशंका है कि उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, आशंका है कि वो अपराध कर सकता है, इस आधार पर व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है। और हिरासत में लिया व्यक्ति अपने हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का पूर्ण अधिकारी होता है। जिस समय उन्हें हिरासत में 5:30 बजे लिया गया था, उस समय वो उसी अधिकार के तहत पूछ रही थी कि आप मुझे कोई नोटिस दिखा दीजिए वहां से रोकने का, कि नोटिस आपके पास आया हो, कोई ऑर्डर आपको ऊपर अथॉरिटी से आया हो कि मुझे रोका जाए यहाँ पर, वो ऑर्डर दिखा दीजिए, मैं रुक जाऊंगी। आपके पास ऑर्डर नहीं है, आप धक्का मुक्की कर रहे हैं। अपना राइट होता है और संविधान के तहत वो अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये प्रियंका गांधी जी को ये पता नहीं है, और वहां जो मौजूद आला अधिकारी थे, क्या उनको ये पता नहीं है कि प्रियंका गांधी जी क्या करने जा रही हैं और किस प्रकार का उनका बर्ताव और किस प्रकार की बोली थी? तो कहीं ना कहीं स्थिति को तत्काल जो प्रशासन को नजर आया, तत्काल प्रशासन उनको रोका। और आपने अपनी बात बिल्कुल जस्टिफाइड करी, लेकिन मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि यकीनन आपने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फैसला लिया होगा, लेकिन अगर वहां पर प्रियंका गांधी पूछती हुई नजर आती हैं कि कारण दिखाइए, लेटर दिखाइए, आपको नोटिस दिखाइए,
तो यकीनन इनका अधिकार है कि वो इस बात को मांग सकती है, और ये तो कानून उनको अधिकार देता है पूछने का, अगर आप इस लहजे मात्र की बात कर रहे हैं तो। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से रखा गया था, बाकी नेताओं की तरफ से भी रखा गया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष का कोई नेता वहां चला जाता, मुलाकात कर लेता, तो कहीं ना कहीं जनता आश्वस्त हो जाती, क्योंकि विपक्ष का भी एक पक्ष जो है वो जनता के सामने आता। देखिए, मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूं, और मैं आपको इस चीज की विश्वास दिला देता हूं कि दैनिक जागरण के पेपर में आज प्रकाशित किया गया है, जिसमें किसान नेता के साथ बातें हुई हैं, और उन्होंने एक बात को कहा, खुद उन्होंने इंटरव्यू दिया है दैनिक भास्कर को, जिसमें उन्होंने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उससे हम संतुष्ट हैं। वहां माहौल को शांत की जाए, और यथासंभव जो उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए वो होना चाहिए। और राकेश टिकैत ने इस बात पे भी जोर दिया है कि जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासन के बड़े लोग हैं, उन लोगों पे मुझे भरोसा है कि वो जल्दी ही जो कदम उठाना है उसको लेकर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। तो जब स्वयं राकेश टिकैत जी का इस प्रकार का बयान आ रहा है, तो फिर इनको बेचैनी किस बात की हो रही है? नहीं, बेचैनी राहुल गांधी जी बिल्कुल होगी, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस के सामने आने जाने के बाद, रविवार का घटनाक्रम है ये, उसके बाद से अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि एफआईआर दोनों पक्षों की तरफ से लिखवाई गई है। आप मुझे बता दीजिए कि कानून में कहाँ ऐसा प्रावधान है कि एफआईआर लिख जाने के बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नेताजी की बेटी या नेताजी को ही गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन दूसरे पक्ष पे भी आरोप लगा है, असामाजिक तत्वों पर भी आरोप लगाया गया, और अभी तक एक भी गिरफ्तारी पूरे मामले में नहीं हुई। देखिए, ये बड़ा ही गंभीर विषय है, और इसके ऊपर तत्काल किसी भी निष्कर्ष को कर पाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 3 तारीख का जो फुटेज चल रहा था, और 4 तारीख की जो चर्चा हुई, और 5 का जो फुटेज आया, जिसमें स्वयं जो गाड़ी से व्यक्ति उतर कर दौड़ रहा है और उसने इंटरव्यू दिया मीडिया के सामने, तो हर एक चीजों की बारीकी से जांच होगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है। और इसपे पूरे देश की जनता को ये चाहिए कि किसी को अन्याय ना मिले, सबको न्याय मिले, और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है उनको भी, वो 8 लोगों को भी न्याय मिले, ये भी एक सत्य है। तो धीरे धीरे सारी चीज का निष्कर्ष आएगा, और सारे लोगों पे जिनके ऊपर एफआईआर हुआ है उनको नजरबंद किया गया, उनको नजर के सामने ही रखा गया है, कहीं वो भागे नहीं। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए, और जल्दी ही इस पे निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, सीके ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सीके ठाकुर जी, अहम बात यह है कि जो नेता विपक्ष के हैं वो अगर लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इस घटनाक्रम को बीते हुए 3 दिन हो चुके हैं, एफआईआर दोनों तरफ दर्ज है, किसानों के ऊपर भी दर्ज है, और जो है सरकार के ऊपर भी, सरकार के नुमाइंदे के ऊपर भी दर्ज है। गिरफ्तारी भी एक नहीं हुई, हिरासत में तक नहीं लिया गया कोई। देखिए, हम ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का राज चल रहा है, जहाँ योगी जी का राज चल रहा है, ये मुगलों का याद दिलाता है, मुगलों और अंग्रेजों का जो शासन था। बिल्कुल, ये मतलब क्या कहा जाए, ये तो समझे कि निंदनीय है, अन्याय है। इस देश की जनता अभी आने वाले चुनाव में ये न्याय करेगा कि क्या इन लोगों ने कर रखा है। कहीं भी लोगों को चैन की सांस नहीं लेने जा रहा। इतनी अराजकता बढ़ गई है, अखबारों में नहीं छपते हैं। मैं बता रहा हूँ, इस पर योगी जी ने इतना बैन लगा के रखा है मीडिया पर भी कि आप इसको नहीं छापो, इसको नहीं करो। आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा लीक हट करके कि अभी बनारस वगैरह में इतना डेंगू फैला हुआ, लोग इतने मर रहे हैं कि इसको भी लोग छापते नहीं है। यार छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिर परेशान है अन्नदाता। पंजाब की अनाज मंडियों में धान और कपास को फसल को लेकर के आ रहे किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। सरकारी एजेंसियां धान में नमी बता करके फसल नहीं खरीद रही है, इससे किसान चिंतित हैं। दरअसल बारिश का डर बना हुआ है। धान को बरसात से बचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कोई उम्दा इंतजाम नहीं किया गया है। राज्य में जालंधर, पटियाला, खन्ना, लुधियाना, बठिंडा के साथ ही कपूरथला और संगरूर के हालात एक जैसे हैं। ग्रामीण खरीद केंद्रों के हालात शहर की मुख्य मंडियों से भी बदतर हैं। किसानों का आरोप है कि वे फसल लेकर के रविवार को ही पहुंच गए थे, लेकिन अब तक खरीदारी नहीं हुई है। एजेंसियां कह रही हैं कि फसल में नमी ज्यादा है, जब तक नमी खत्म नहीं होती तब तक फसल को खरीदा नहीं जाएगा। अमृतसर में धान की खरीद के लिए 57 मंडियों में व्यवस्था की गई।
3 अक्टूबर से इनमें से 9 मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। जिला आपूर्ति खाद्य कंट्रोलर ऋषिराज मेहरा ने बताया कि 2 दिनों के दौरान हुई धान खरीद में 57% धान लिफ्ट हो चुका है, जबकि 13% का भुगतान किसानों के खातों में ऑनलाइन किया जा चुका है। जगरांव मंडी में मंगलवार को बोली हुई मंडी में अब तक 500 क्विंटल धान पहुंचा है। इसमें से महज 40 क्विंटल धान की ही बोली हो पाई है। लुधियाना में मंगलवार तक कुल 11,886 टन धान आमदद हुआ। किसानों को अब तक 4.20 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है, लेकिन भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लीजिए। पहले राजनीति कर रही है हम लोगों के साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ। पर आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग राजनीति कर रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो आपने सुना राजनीति के लिए भूपेश बघेल ने आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। किसानों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंजाब में देखिए अभी एक बड़ा आंदोलन किसानों की तरफ से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को किया गया, जिसमें किसानों ने सीधे तौर पर इस बात को रखा कि हमारी फसल खरीदी जाए, और खरीदने की जब वक्त आ गई है तो नमी बता करके नहीं खरीदी जा रही। बाल मुकुंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। राहुल आनंद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। बाल मुकुंद जी क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है इस समय, और जो समस्याएं आ रही हैं ये समस्याएं क्यों आ रही हैं? यानी कि अब किसान फसल लगा ले, फसल बन के तैयार खड़ी हो जाए, उसके बाद वो जूझता रहे, कभी तारीखों को लेकर के, कभी दाम को लेकर के, कभी मंडियों की व्यवस्था को लेकर के, कभी नमी को लेकर के। इतना संघर्षमय जीवन बना देंगे किसानों का। पहले ही कम संघर्ष है क्या? नहीं, आपकी होगी बात पूरी। हाँ जी। ये देखिए, ये केंद्र सरकार के अधीन सारे कार्यक्रम चलते हैं। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने डेट बढ़ा दी थी। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जाकर के केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी मुलाकात की चौबे जी से, और उनके बाद उन्होंने ये डेट 3 तारीख, ये तो केंद्र सरकार ने तो 11 तारीख कर दी थी। और ये जो नमी का फार्मूला, ये भी केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसियां भी खरीदती है इसमें। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार देश में किसी भी क्षेत्र में जब दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है तो केंद्र सरकार सर्वोपरि हो जाती है। केंद्र सरकार नीति निर्धारण करती है, उसके अनुसार हमें तो खरीद करनी होती है, वहीं से पेमेंट का भुगतान होता है। इसलिए हमारा तो केवल व्यवस्था का फर्क है। व्यवस्था, जो किसान आता है उसको चाय पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये चीजें हम लोग करवाते हैं, लेकिन मार्गदर्शन पूरा केंद्र सरकार से होता है। इसलिए राज्य सरकार का बहुत लंबा चौड़ा इसमें वो नहीं होता कि वह राज्य सरकार को निर्धारण कर देगी और उसे तय हो जाएगा। हमारे को तो केंद्र सरकार ने 3 तारीख को कहा तो खरीदेगी, नहीं तो पहले केंद्र सरकार ने 11 तारीख को कहा। अगर केंद्र सरकार 11 तारीख डिक्लेयर करती तो हम उसे एक दिन पहले भी नहीं खरीद सकते। तो इसलिए ये तो 100% केंद्र सरकार के अधीन था सारा काम, और केंद्र सरकार को व्यवस्था करनी थी। ये तो 25 तारीख से खरीद हो जानी थी। किसान तो इतने परेशान है कि केंद्र सरकार के काम क्यों नहीं देंगी। वो तो हमारे मुख्यमंत्री चन्नी साहब वहां गए, प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, उनके अपने खाद्य मंत्री से मिले। शिष्टाचार मुलाकात थी, जितनी जानकारी हमें है, शिष्टाचार मुलाकात थी उनकी। तो किसानों के मुद्दे पर तो कोई बात नहीं की थी चरणजीत सिंह चन्नी साहब ने? नहीं, शिष्टाचार मुलाकात को यूं थोड़ा नहीं कि वहां जाकर के कप चाय पी के आ जाएंगे। एक प्रदेश का मुखिया है, एक देश का मुखिया, हाँ, प्रदेश के नए मुखिया हैं। वही मैं आपको याद दिला रही हूँ कि प्रदेश के 4 साल से मुखिया नहीं है, प्रदेश के नए मुखिया हैं और सीएम पद लिया है, तो प्रधानमंत्री से मुलाकात करना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। वो मैं ये कहता हूँ, आपको ये ज्ञात होगा कि 40-40, 45-45 मिनट की मुलाकात हुई है। तो उसमें ये थोड़ा नहीं कि वो यही पूछते रहे वो क्या हाल है, कैसे हो, ऐसे नहीं होता। वो ठीक है, शिष्टाचार मुलाकात थी, वो पहली मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात ही बोला जाएगा, लेकिन उसमें तमाम समस्याएं, क्योंकि एक प्रदेश का मुखिया है, हमारा बॉर्डर स्टेट है, नए मुख्यमंत्री बने, एक देश के मुखिया है, वो सब चीजें आपस में साझा करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री रूप में भी एक अनुभव रहा 10-12 साल का, तो सारी चीजें साझा होती है और अपनी मांग भी रखते हैं। ये चीजें साथ साथ होती हैं। मेन फोकस अगर आप इस बात पे आ जाए कि वो केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए राज्य सरकार के ऊपर ठीकरा नहीं पड़ा। मंडियों की व्यवस्था भी केंद्र सरकार से तो मैं भी जवाब लूंगी। राहुल आनंद जी को इसीलिए पैनल पर बैठाया ही मैंने। मंडियों की व्यवस्था भी क्या केंद्र सरकार करके देती है आपको? तिरपाल वगैरह पहुंचा देती होगी शायद केंद्र सरकार। क्या कहना चाह रहे हैं आप?
तिरपाल वगैरह भी केंद्र सरकार पहुंचाती है क्या मंडियों में? शेल्टर वगैरह वही लगवाती है कि राज्य सरकार करती है? फिर ध्यान से नहीं सुना ना, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो डिबेट का कोई विषय नहीं रहेगा। मैंने ये बोला, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वहाँ चाय पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, किसानों के लिए बाहर जाने की व्यवस्था, ये सब राज्य सरकार करती है। आप रिपीट दोबारा निकाल लीजिए, हम जिम्मेवारियों से नहीं आपसे दोबारा सवाल पूछा था, आपने शायद जवाब नहीं दिया। आप बहुत सम्यता से, मुझे लग नहीं रहा कि आप डिबेट करना चाह रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि गलतियां आपकी हैं। मैंने उसी सवाल पे आपसे कहा था कि वो क्या व्यवस्था चाक चौबंद है पंजाब में। आप एंकर हैं, एक पार्टी नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूँ दोबारा रिपीट कर लीजिए निकाल के। सबसे पहले मैंने कहा ये हमारी जिम्मेवारी है। जब सवाल का जवाब नहीं होता ना चाहे आप हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यही करते हैं फिर पार्टी बताने लगते हैं दूसरे आदमी को। मैंने उनको वहाँ जो है प्रदर्शनी के लिए राहुल आनंद जी को नहीं बैठाया दूसरे पैनल पे ना। आपसे सवाल पहला लिया, इसका मतलब है कि दूसरा सवाल मैं राहुल आनंद जी से जरूर लूंगी। जब आपको सलीका लगे ढंग से जवाब देने का तो उस समय जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं। सलीका थोड़ा सीखिए बात करने का, डिबेट पे बैठे हैं आप। राहुल आनंद जी, किसानों के जीवन को क्या हम उन इतिहास की कहानियों के साथ ही हमेशा जोड़ करके देखें? जहाँ एक किसान है, वो गरीब है, उसकी फटी बनियाइन है, वो मेड़ पर बैठा हुआ है, एक फसल के लिए परेशान है। ये तस्वीर देखना चाहते हैं 1 महीने से, क्योंकि यही तस्वीर देख रहे हैं। आंदोलन एक साल के तकरीबन आंदोलन करते हुए हो गया, फिर धान की फसल की खरीद के लिए आंदोलन किया, घेराव किया, तब बात मानी। मंडी में आधा अनाज उनका भीग गया, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हरियाणा में भी तस्वीर देखी थी, आपकी सरकार थी। आज धान में जो नमी बता करके नहीं खरीदा जा रहा है, किसान कहाँ जाएगा? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश का जन्म जय जवान जय किसान से ही होता है। ये हर किताब के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है। इसके अलावा मुझे आपकी अपनी जिम्मेदारियां बताइए। हाँ, मैं अब इसके आगे का आपको बता रहा हूँ। हाँ जी। जो कांग्रेस के पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने केंद्र सरकार पे बहुत ही आसानी से आरोप डाल दिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो आंकड़े मौजूद हैं, अभी अगस्त का 31/8/2021 के जो आंकड़े हैं, जो पंजाब के हैं, जिसमें 136 लाख टन की खरीदारी की रिपोर्ट है हमारे पास, जो बहुत आसानी से ये भारतीय खाद्य निगम जो केंद्र सरकार की संस्था की ये बात कर रहे थे, उसके द्वारा खरीदी गई है। दूसरी बात ये है कि जो एशिया का सबसे बड़ा अन्न भंडारण की जो व्यवस्था जहां रखी जाती है, खनन जो एक जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा पहुंच चुके हैं। अभी के समय में फसल पहुंच चुकी है, अनाज पहुंच चुकी है, तो उनको रखने की व्यवस्था नहीं है। और खास करके जो नमी की जो बात है, तो नमी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो फसलों में आ जाती है, लेकिन ये दोनों सरकार की जवाबदेही बनती है कि दोनों मिलकर एक स्टैंडर्ड पैमाना होता है, उस पैमाने पे खड़े उतरकर किसानों की खरीदारी की जाए। क्योंकि जो हमारा जो ये कानून भी आया था, जो कृषि कानून था, ये आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। और जो परेशानी आ रही है, जो अन्न को जो भंडारण की जो व्यवस्था है, उसी को सुधार करने की ये प्रक्रिया के लिए हमने ये कृषि कानून को लाया था, जिसको ये विरोध कर रहे थे। और खास करके पंजाब की मैं बात कर लूं तो पंजाब हमारे देश का रीढ़ है, जहां पे सबसे ज्यादा खरीदारी की गई है फसलों, माफ कीजिएगा, अनाज की। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नैतिक जिम्मेदारी जो राज्य सरकार की भी बनती है, मैं ये नहीं कहता कि केंद्र सरकार की नहीं बनती है, केंद्र सरकार की भी है। और ये जो केंद्र सरकार की जो पैमाने की ये बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार गारंटी दे रही है ना राहुल आनंद जी। जब भी किसान सवाल पूछ रहा है अपनी फसल को लेकर के, तो आप ही तो मंच से कह रहे हैं कि मंडी नहीं बंद होने वाली है, तुम्हें तुम्हारा दाम मिलेगा, एमएसपी मिलेगा। जब फसल ही नहीं खरीदी जाएगी 6 गलतियां गिना करके, तो कौन सी एमएसपी और कहाँ की एमएसपी? उसको तो कह दिया कि नमी ज्यादा है, हटाओ इसको। बारिश हो रही है कंटिन्यू, आप भी देख रहे हैं, व्यवस्थाएं नहीं है, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, राज्य और केंद्र दोनों की बनती है। हाँ। और जो आपसी समन्वय की जहाँ तक होगा, राज्य और केंद्र की जिम्मेदारियां हैं, उसका निर्वहन कब होगा? ये आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप में किसान पिसता रहेगा। देखिए, आप राज्य की जिम्मेदारी बताइएगा, राज्य आपकी जिम्मेदारी बताइएगा, और मरेगा किसान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बातों को कहा था वो हम कर भी रहे हैं। और जहां तक खरीदारी की जहां तक बात है, तो ये जो AFSO जो मनीष भजनी है, उनका भी ये कहना है कि मंडी में शेल्टर अलॉट नहीं हो पाए हैं, तो शेल्टर अलॉट करने का काम किसका है? ये राज्य सरकार का काम है। आपकी सरकार है,
वहाँ कौन अलॉट करेगा? पंजाब से तो चलिए बाल मुकुंद जी से पूछ लेती हूँ, हरियाणा में आपकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं अलॉट कर पाए आप अभी तक शेल्टर? पानी भर गया था अभी घुटने तक का पूरा मंडी के अंदर। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ये जो कृषि कानून जो हम लोगों ने लाया, ये इसी को बेहतरीन करने के लिए लाया। और किसान को जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात कही कि एक बनियान में और एक लुंगी में किसान रहे, यही आप लोग चाहते हैं, ये कभी नहीं, ये सशक्त बनाने की बात है किसान को, और हमने उसको आगे बढ़ाया भी है। और हमारा यही प्रयास होता है कि हमारे किसान फले फूले, ताकि हमारा देश फले फूले। और जो एमएसपी की बात है, देखिए प्रकृति पे किसी का जोर नहीं चलता है, तो कहीं कुछ कमी है, कहीं कोई भूल चूक है तो उसको स्वीकार। फलने और फूलने की व्यवस्था आप उसको दे नहीं रहे, क्योंकि जो फल वो लेकर के आपके पास आ रहा है आप उसे खरीद नहीं रहे, और जब उसके पास उसका पैसा आएगा ही नहीं तो फूलेगा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेट और पीठ तो आज भी किसान का एक ही होता नजर आता है। चलिए बाल मुकुंद जी के पास जाती हूँ मैं। बाल मुकुंद जी, व्यवस्थाओं की बात कर रही हूँ मैं, जो किसानों के लिए बिल्कुल धरातल स्तर पर होनी चाहिए, और पंजाब सरकार से तो मैं कम से कम ज़्यादा उम्मीद रख सकती हूँ, क्योंकि बड़े किसानों की बात जब कही जाती है, जिन किसानों की आय बहुत ज़्यादा है, उन किसानों में पंजाब के किसान आते हैं, उनके लिए कम से कम व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मंडी आपके पास है, खन्ना मंडी पंजाब में आती है, सबसे बड़ी मंडी है। आज खन्ना मंडी की रिपोर्ट यहाँ से ये आ रही है कि वहाँ पर रखने की व्यवस्था नहीं है फसल को। ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। वो जितनी बड़ी मंडी सारी भर गई, तो उसके बाद वो बाहर रखा जाएगा, व्यवस्था कर रही है सरकार। ये तो उत्पादन, बम्पर उत्पादन है, इसमें तो क्या बात है। जब कोई एक जगह, जो जगह है जितनी बड़ी मंडी बनी है वो सारी भर गई, तो वो फैलाव है उसका, उसके बाद वो बाहर दूसरे क्षेत्रों पर बिल्कुल करती सरकारें, यही होता है। हमारी डिबेट का तरीका क्या है, मुझे थोड़ा ये समझाने की आप कोशिश करिए। आप 3 लोग बैठे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता और आप एंकर। हम लोगों की आवाज है, सरकार जहां हमारी है हमें जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष हमसे जवाब पूछेगा, सवाल कर सकता है। कहीं इनकी सरकार है तो हम इनसे सवाल कर लेते हैं, आप लोग मध्यस्थता की भूमिका निभाते हैं। तो हमारे कोई एकदम से इस टीवी से बाहर निकल के हम यूं तो नहीं कि हम अलादीन का चिराग लेके चले जाएंगे। जो सच्चाई फैक्ट है वो रखना हमारा धर्म है। हम अगर झूठ बोलेंगे तो वो सारी दुनिया देख रही है, आपके टीवी के जितने दर्शक वो देखेंगे कि कांग्रेस का प्रवक्ता झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, भाजपा का प्रवक्ता झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, या वो ये भी देखते हैं कि एंकर किस तरीके की बनावटी बात कर रही है। मेरा ये सिंपल कहना है, हमारा जनता के सामने, जनता के दरबार में हमारी हाजिरी लग रही है। आप बता दीजिए, फिर मैं आपको बताते कि आपने जो बोला उसमें क्या गलत था। पहले मेरी गलती बता दीजिए। चलिए, हमारी नहीं, आप किसी गलती नहीं बताता, हम जनता के दरबार में जाते हैं। अगर आप गलती नहीं बता सकते तो आपका आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। आरोप नहीं, आप सुनिए, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप के संस्कारों में पला बड़ा बच्चा नहीं हूँ। मेरा एक कहना है कि अगर कोई डिबेट, अगर वो 10 मिनट की हो, चाहे आधे घंटे की, चाहे 1 घंटे की, उसमें वो संस्कारी तो होनी चाहिए और सच्चाई परख होनी चाहिए। सच्चाई परख ये है, अब सुनिए मेरी बात, बाल मुकुंद जी आप अपनी बात रख ली, अब मेरी बात सुनिए। सच्चाई ये है कि आपकी जगराव मंडी जो है, सुनिए मेरी बात, जगराव मंडी जो आपकी है उससे 500 क्विंटल धान पहुंचा है, जिसमें से मात्र 40 क्विंटल की बोली लग पाई है अभी तक, और ये रविवार से अभी तक का आंकड़ा है, ठीक है, जिसमें आप मुझे ये बता रहे कि मंडी में अनाज आया है तो बम्पर उपज है। किसान को क्या मिला, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। बम्पर उपज तो किसानों ने आपको ला करके दी है, आपने किसानों को क्या दिया, मैं ये पूछ रही हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो लोग नीचे देखते हैं, आप उनसे बात करिए। मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूँ, आपने हरियाणा का प्रवक्ता भी ठा दिया, डिबेट आप पंजाब का कर रहे हैं। अपना चैनल, अपना सिस्टम दुरुस्त करिए आप। मैं मेरे से आप बात करें, मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूँ, आप मुझसे पूछ रहे जगराओं के, फिर भी मैं चलो मेरी पार्टी के प्रति जिम्मेवारी जवाब दे, वो मैं। आप कांग्रेस के तो हैं ना, दल तो नहीं बदल लिया, कांग्रेस के तो है ना प्रभु। आप भाजपा के हो, आप भाजपा के हैं तो ऐसा बताइए, कांग्रेस के हैं, आप हरियाणा के हो, आप छत्तीसगढ़ के हो, आप पंजाब के हो, सवाल तो मैं पूछ सकती हूँ ना आपकी पार्टी से। उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं बैठा हूँ जवाब देने के लिए, लेकिन मैं आपको ये पूछ रही हूँ, अगर आपको लग रहा है, सुनिए मेरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि आप हरियाणा के प्रवक्ता हैं तो हरियाणा के मुद्दे पर आप राहुल आनंद जी से पूछिए ना, सरकार इनकी वहां पर है। कम से कम पंजाब के मुद्दे पर आप जवाब दे दीजिए, हरियाणा पे आप राहुल आनंद जी से सवाल पूछ लीजिए। एतराज मत जताइए कि मैं जो हूँ, मैं तो हरियाणा का प्रवक्ता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हरियाणा का प्रवक्ता अगर हरियाणा के बारे में बात करेगा। आप एक मंडी के बारे में कह रहे हैं, मैं व्यवस्था के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अब एक मंडी का नाम नहीं ले रही, मैं एक मंडी का नाम नहीं ले रही। बाल मुकुंद जी, चलिए हरियाणा की बात कर लेते हैं। आप हरियाणा से हैं ना, हरियाणा के प्रवक्ता हैं आप। हरियाणा में क्या स्थिति है मंडी की? बहुत बेहतर व्यवस्था है मंडी की? नहीं, देखिए दोनों ही जगह
कमोबेश बराबर व्यवस्था है। दोनों प्रदेशों में उत्पादन बम्पर है। और हरियाणा और पंजाब क्योंकि पहले एक ही होते थे 1966 से पहले, तो खेती का ढांचा भी करीबन करीबन समान है सभी का। उत्पादन में गेहूं में और धान में भारत भर में हमारे प्रदेश 1 नंबर या 2 नंबर पे रहते हैं। परमात्मा की मेहरबानी है सभी लोगों पर, अच्छा उत्पादन होता है। लोग यहाँ के किसान है, खुशहाल है किसान। लेकिन व्यवस्था जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे हरियाणा में। और ये राहुल जी ने, प्रवक्ता ने ठीक बात रखी है अपनी, मैं सहमत हूँ इनकी बात से कि नीचे की व्यवस्था करने में कहीं हमारी कमी रही होगी तो हम उसको दुरुस्त करेंगे। मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ, पंजाब के जो लोग हैं हमारे साथी हैं, उनसे अभी बात करेंगे आपके चैनल के बाद। अगर कोई वहाँ किसानों को दिक्कत है वो दुरुस्त करने की हमारी जिम्मेवारी है। हम चुनी सरकारें लोगों के लिए हैं। और ये तो प्रजातंत्र का बहुत खूबी है कि 5 साल के बाद अगर कोई सरकार ठीक नहीं काम करती तो उसको बदल दिया जाता है। हम कोई आम सिंहासन पर मालिक बनकर नहीं बैठे हुए। 5-6 महीने के बाद पंजाब में चुनाव आ जाएगा, 2-3 साल के बाद हरियाणा में चुनाव आ जाएगा, केंद्र का चुनाव आ जाएगा। आप मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप जो चीज आवाज उठाते हो उसके प्रति जवाब देना हमारी जिम्मेवारी है। आप हमसे कुछ भी पूछोगे उसका जवाब देंगे हम, उसके लिए बाध्य हम, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। समाज में या सरकारों में कोई कमी रहती है तो उसको तो आप ही उठाएंगे ना, हम उस पर ही फेरबदल नहीं कर सकते। बाल मुकुंद जी, आप हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस समय, क्योंकि इस समय तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। अभी आपको याद होगा, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें जो है रिवाइंड करवा देती हूँ। अभी हाल ही में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था धान खरीद को लेकर के, उस दरमियान भी मैं सत्ता से यही सवाल पूछ रही थी। राहुल आनंद जी उस दिन मेरे साथ पैनल पे बैठे थे, तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा क्यों आखिरकार अंबाला में किसानों की रखी फसल जो है बारिश में भीग गई। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप सरकार से पूछे कि जनाब ये किसानों की फसल क्यों भीग रही है। हरियाणा की मैं आपको कितनी ही मंडियां बता सकती हूँ जहां व्यवस्था ये है कि शेल्टर में छेद हो रखा है, शेल्टर टूटे हुए हैं। किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपना धान लेकर के जा रहा है, कपास लेकर के जा रहा है, उसको एक जो है तिरपाल तक मुहैया नहीं हो पा रहा कि वो बारिश से अपनी व्यवस्था को जो बचा सके। चाय पानी की अगर आप व्यवस्था कर रहे हैं तो बैठने तक की जो है सुचारू व्यवस्था वहां पर नहीं है। जो एक अपर पोर्शन आता है मंडी के अंदर, जो एक पोर्शन रखा जाता है जिसके ऊपर शेल्टर होता है फसल रखने के लिए, वो जगह इतनी कम हो चुकी है। और वहां पानी, अभी हाल ही तस्वीर मैंने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी एनबी न्यूज ने, किस तरीके से घुटने घुटने तक का पानी था और वो पूरी फसल पानी में भीग चुकी थी। अब आप मुझे बतौर विपक्ष और एक आम नागरिक ही बता दीजिए कि उस नुकसान की जवाबदेही का मैं किससे जवाब मांगू। अमृतसर की तस्वीर में मैं आपसे जवाब मांगूंगी और अंबाला की तस्वीर में मैं राहुल आनंद जी से जवाब मांगूंगी। मैं किसान के साथ खड़ी हूं, मैं आम नागरिक के साथ खड़ी हूं। आप सरकार है, आप सत्ता है, आप विपक्ष है, आप जवाब दीजिए कि ये व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही, क्योंकि इससे हमारे किसान साथी का नुकसान है। नहीं, ये अगर ऐसी व्यवस्था है तो वो फेलियर है सरकार का, हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। अगर कोई किसान को परेशानी हुई है, उसके धान खराब हुआ है, उसकी पूरी साल की मेहनत खराब हुई है, तो उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। ये हमारा फेलियर है और हमारी जिम्मेवारी बनती है। चुनिंदा सरकार है, लोगों के प्रति जवाबदेही है हमारी। और फिर भी आप लोगों ने कहा है तो अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा, तो हम बहुत जल्दी इस पर संज्ञान लेंगे। तो वो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता कोई। चलिए ठीक है राहुल आनंद जी, देखिए सबसे अहम बात है कि जिम्मेदारियां लेने के साथ ही आप लोगों को उस पर काम करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट एक बार नहीं 1000 बार हम लोग दिखा चुके हैं कि मंडियों के हालात बेहतर नहीं हैं। मंडियों में किसानों को तिरपाल तक मुहैया नहीं हो पा रहा है अपनी फसल ढकने के लिए। अभी आपके सामने मैंने एक किसान की स्टेटमेंट पढ़ी आपके सामने, जिसने कहा कि मैं रविवार को यहाँ पर अपनी फसल लेकर के आ गया था, अभी तक मेरी फसल की बोली नहीं लग पाई है, खरीदा नहीं जा रहा है। सरकारी जो एजेंसियां हैं वो कमियां बता रही हैं, बोल रही है कि बहुत ज़्यादा नमी है, बरसात का मौसम है, हम ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया भर रहे हैं, अगर इस बीच बरसात हो गई और बिना तुले मेरी फसल गीली हो गई तो उसके बाद तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना, मुआवजा तक नहीं दिया जाएगा, उसका क्या? देखिए, सबसे अहम बात ये है कि जो किसानों है वो जाया नहीं जाएगी, लेकिन कहीं कुछ व्यवस्था में कहीं कोई कमियां आती है, इसी को सुधार करने के लिए हमने इस कृषि कानून को लाया था और जिसमें सारी बातों को वर्णन किया गया था कि पीपीपी मोड पे काम करके हम कहीं ना कहीं निश्चय ही जो गारंटी है, जो फसल को खरीदने की जो गारंटी है वो हम सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, खास करके मैं पंजाब की बात कर लेता हूँ, उन्होंने इनको छोड़ दिया। कृषि कानूनों की बात नहीं करी, मैं 3 कृषि कानूनों की बात नहीं कर रही। आपने देखिए, आपने उन 3 कृषि कानूनों में सरकारी मंडी के साथ छेड़छाड़ का कहीं कोई जो है इंकित नहीं किया कि आपको सरकारी मंडी के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, ऐसा तो कहीं इंकित नहीं है 3 कृषि कानूनों में। नहीं, कहीं नहीं। तो उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की है ना, वो हटने वाली तो है नहीं। शेल्टर वहाँ पे लगने ही है, तिरपाल वहाँ किसानों के लिए रखे ही जाने हैं,
वहां पर अगर कहीं पानी में जल भराव हो रहा है तो उसकी निकासी की व्यवस्था भी करनी ही करनी है। इसके लिए तो कानून में कहीं प्रावधान नहीं ला रहे हैं आप। इस पर मुझे जवाब दीजिए। अभी देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रकृति के वश में ना हम हैं ना आप हैं, लेकिन इसी के बीच में ये समानांतर एक लाइन निकालना होगा जिसकी वजह से उनको भी नुकसान ना हो और सरकार भी उनकी मांगों को पूरी कर ले। तो इसकी व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बैक फुट पे आके किसानों को फसलों को खर्चा जाए। जो एक पैरामीटर जो तय किया गया है उस पैरामीटर के तहत, क्योंकि अन्न का भंडारण कर कर हमें भी कहीं देना है और हमारे देश के ही लोगों को खिलाना है, तो हमें उसकी भी मानकों का ख्याल रखना है। तो मैं आपको इस चीज को जरूर याद दिलाना चाहूंगा और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जल्द ही इसकी व्यवस्था निकाली जाएगी। और खास करके जो हरियाणा में जो आपने पानी की जो बात की, अंबाला की, तो उसके लिए भी कमर कस ली गई है और पानियों का निकास किया जा रहा है। जी ठीक है, आपके आश्वासन को मैं एक उम्मीद समझूंगी कि किसानों को राहत दी जाएगी। आप दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सवाल अन्नदाता को लेकर के अगर हम पूछ रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा सरोकार अन्नदाता से है। सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की नैतिकता है कि सवाल पूछे, और अगर दोनों अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो ये हमारा काम है कि हम सवाल पूछेंगे। आपको जवाब देना बुरा लगे भला लगे उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे किसानों से, जिनकी फसल रखी हुई है, खराब होने के आसार हैं, परेशान हैं, तो हम सरकार से पूछेंगे कि जनाब क्यों नहीं खरीदवा रहे हैं आप। विपक्ष से पूछेंगे कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि इनकी खरीदे फसल, इनको व्यवस्था उनको दीजिए। अगर आप अपना काम नहीं कर रहे हैं तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना काम जरूर करेंगे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए तमाम खबरों के लिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।